नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे हिमाचल की खबरों पर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में मैक्स एजुकेशन ग्रुप की नई शाखा का शुभारंभ किया है। जी हां, उप मुख्यमंत्री ने बताया कि संस्थान के खुलने से अब जिला और प्रदेश के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए जाने का अवसर बड़े शहरों के तर्ज पर ऊना में प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के छात्रों को अब IDP से मान्यता प्राप्त संस्थान मैक्स एजुकेशन लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में आइलेट्स, PTE, इंग्लिश स्पीकिंग और वीजा कंसल्टेंट सुविधा मिलेगी। मैक्स एजुकेशन ग्रुप ने ऊना बस स्टैंड के मैग्रम मॉल में यह शाखा स्थापित की है। मैक्स एजुकेशन लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक ने बताया कि 12 मई 2023 से संस्थान एक इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर शुरू करने जा रहा है, जिसमें विश्व भर के कई प्रख्यात यूनिवर्सिटी के एडमिशन मैनेजर बच्चों को उनके सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि मैक्स एजुकेशन की ऊना में खुलने वाली यह चौथी ब्रांच है। हिमाचल के लोगों की मांग अनुरूप इसे खोला गया है। उन्होंने बताया कि मैक्स एजुकेशन ग्रुप सरकार द्वारा निर्धारित तमाम शर्तों के आधार पर चलाया जा रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सच्चाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे पहले द कश्मीर फाइल्स को कुछ लोगों ने विरोध किया और अब द केरला स्टोरी का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो बेटियों को बहला फुसला कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं? क्या यह लोग उनके साथ खड़े हैं जो आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं, और क्या यह लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं? देखिए, मैं किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का, और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण पर मजबूर करते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं? ये तय विरोध करने वालों को करना है कि क्या वो भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं, या उनके पक्ष में खड़े हैं। ये निर्णय इन राजनीतिक दलों को करना है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति में वो इतना गिरेंगे कि देश की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा से ऊपर उनको अपने राजनीतिक वोट और तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा मंजूर होगी? कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, IAO को अडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा, अडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया, अडॉक कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस को FIR दर्ज करने के किया, पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वयं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते हुए यहाँ तक कहा कि आगे जाना है तो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास आप जाएं। अब ये सब बातें जो चाही थी वो हुई है। मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, अपना धरना समाप्त करें, जांच पूरी होने दें और जांच पूरी होने का इंतज़ार करें। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से इतना ही रहेगा, वो केवल इतना ही बता दें, प्रदेश को तो छोड़ दें। बिलासपुर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने आज लुहणु स्थित मुक्तिधाम का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की मांग पर मुक्तिधाम में विभिन्न कार्यों की पूर्ति और नवीनीकरण करने वालों पर
चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को मुक्तिधाम में किए जाने वाले 3 मुख्य कार्यों पर खर्च होने वाली राशि की अनुमानित लागत 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए डिस्टिंक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से धन की उपलब्धता का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम को और अधिक बड़ा करने और शवों के साथ आने वाले लोगों के लिए स्थान की उचित व्यवस्था करने और विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण इन कार्यों के अंतर्गत किए जाएंगे। यहाँ पे जायजा लिया। देखिए, ये सारे सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ के हैं हमारे पास आए थे कि यहाँ पर जो मुक्तिधाम में है काफ़ी इश्यूज़ हैं इनके, जो हमें ये बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे यहाँ पर। तो ये हम आज आए थे इसी वजह से, और हमने जो निर्देश यहाँ दिए वो यही है कि हमें ये जो 3 इन्होंने मेजर काम बोले हैं इसके एस्टिमेट्स वो हमें एक्शन साहब भी हमारे साथ हैं, उनको हमने डायरेक्शन दी है कि वो एस्टिमेट्स हमें 15 दिन के अंदर दे, ताकि हम इसको डीएमएफटी की नेक्स्ट मीटिंग में लेकर वहाँ से हम कोशिश करेंगे इसको अप्रूव करवाने की, और 1-2 महीने में यहाँ काम शुरू करके इसको 6 महीने में काम को कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। बिलासपुर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने आज लहुणु स्थित मुक्तिधाम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की मांग पर मुक्तिधाम में विभिन्न कार्यों की पूर्ति और नवीनीकरण पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को मुक्तिधाम में किए जाने वाले 3 मुख्य कार्यों पर खर्च होने वाली राशि की अनुमानित लागत 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से धन की उपलब्धता का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम को और अधिक बड़ा करने और शवों के साथ आने वाले लोगों के लिए स्थान की उचित व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस मुख्य संसदीय सचिव का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है और सीपीएस इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही है, तो वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को उपचुनाव, विधानसभा और नगर निगम चुनाव हारी है और इस हार को पचा नहीं पा रही है। बीजेपी के राज्यों में 5 उप मुख्यमंत्री और सीपीएस रहे हैं। ये केवल बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने नियमों के तहत सीपीएस की नियुक्ति की है। बीजेपी मुख्य चीफ विप बनाए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए सब कुछ माफ जब किया है, जब कोई दूसरा इससे बात तकलीफ होती है तो ये मामला कोर्ट में है। ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो मैं समझता हूँ इसमें टिप्पणी करना गलत होगा, और जो हमने नियुक्तियां की हैं वो नियमों के अनुसार की है। बाकी इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी कोर्ट में सारा मामला चला है। बाकी तो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम भी चीफ विप, डिप्टी चीफ विप रखे हैं, सीपीएस रखे इन्होंने। ये तो चलो आज वो पक्ष में इन मामलों को उठा रहे हैं, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हमने नियमों के अनुसार की है। बाकी मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटकम। मेरा तो यही मानना है कि अपनी चुनावी हार के बाद, चाहे 2022 की थी, चाहे नगर निगम की थी, वो उसको बचा नहीं रहे हैं। अब डिप्टी सीएम इनकी अपनी सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी के स्टेटों में है, एडजॉइनिंग स्टेट या आप हरियाणा को उदाहरण आपके समक्ष रखे, वहां पर खट्टर जी की सरकार में हमारे दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके रहे हैं, अडवाणी जी रहे हैं। डिप्टी सीएम इनके एक नहीं कोई 4-5 स्टेटों में आपको देखने को मिले। ये तो सारा मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल इन्होंने एक मुद्दा बनाने की बात कही है, और सारी स्थिति आपके समक्ष शीघ्र आ जाए। यही मानकर चलेंगे। बाकी तो 5 स्टेटों में इनके अपने डिप्टी सीएम्स हैं। ये अपनी बातें सब इनको माफ है। वो तो कहती है कि ड्राई क्लीन मशीन है हमारी भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने फीस जमा न करवाने पर पेटलिट के 347 ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड फीस जमा न करवाने पर ये आवेदन रद्द किए गए हैं। अब पेटलिट के 7,500 अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित 48 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। रिजेक्ट किए गए 347 आवेदनों में पेट
के 212 व लिट के 135 आवेदन शामिल है। अब दोनों ही परीक्षाओं में करीब 7,500 अभ्यर्थी बैठेंगे, जिसमें 4,950 अभ्यर्थी पैट और 2,529 अभ्यर्थी लिट के हैं। पैट के लिए 34 व लिट के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो हमारा प्रवेश प्रक्रिया है पैट 2023 और लीट 2023, उसके हेतु सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पैट परीक्षा हेतु लगभग 5,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए, और लेटरल एंट्री जो हमारा टेस्ट होगा, प्रवेश प्रक्रिया होगी, उसके लिए हमारे 2529 जो है वो अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है उसमें। और लगभग हमारे पैट में 212 जो अभ्यर्थी हैं उनके जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो फीस ना दे पाने की वजह से रिजेक्ट किए हुए हैं, और लेटरल एंट्री के 136 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी पैट की जो परीक्षा है, जो कि 21 मई को 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे की जो परीक्षा होगी, उसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश में 34 सेंटर्स जो हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स को क्रिएट किया गया है। और जो अभ्यर्थी हैं वो कल से उनके लिए एडमिट कार्ड जो है वो हमारा जो लिंक है तकनीकी शिक्षा बोर्ड की साइट पे, वहाँ से वो अपने एडमिट कार्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लेटरल एंट्री के जो छात्र हैं वो उसका जो टेस्ट जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 28 मई को होना है, 2 घंटे का, 10 से 12 बजे तक। और उसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा 14 एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो उसमें लिया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। और उनके जो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की जो प्रक्रिया है वो 18 मई से शुरू हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों में जो हमारा जो कोऑर्डिनेटर्स जो भी होंगे उनको दिशा निर्देश बस तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए जा रहे हैं, और परीक्षा जो है बिल्कुल निष्पक्ष और सही ढंग से, और सीसीटीवी कैमरे कोशिश रहेगी कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जो है करवाई जाएगी, और बोर्ड द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है बोर्ड द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स को भी जो है वो भेजा जाएगा सरप्राइज इंस्पेक्शन हेतु, उनका गठन किया जाएगा टीमों का। और वो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। शिमला के बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और तय बाजारियों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने आज मॉल रोड और लोअर बाजार में दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अतिक्रमण हटाने और तहबाजारी को रोकने के लिए निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पिछले काफी समय से लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कई चालान काटे गए हैं, जबकि इनमें से 32 चालान 1 सप्ताह के भीतर हुए हैं। आशीष कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और तहबाजारी को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। हम बोल रहे हैं कि पालन करो आप, लेकिन कम से कम पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए ना। एक जो फड़ी वाला बैठा है वो 15 फुट की दुकान लगा कर बैठा है, ठीक है जी। अब उसकी वजह से बाजार तंग हो रहा है। अब एक व्यापारी कितना, देखो आप, आपके सामने पूरी है ओवरहैंगिंग की दुकानें देख सकते हैं। कोई दुकानदार हम मान सकते हैं कि कोई गलती करता है, लेकिन सभी जो है सब एक जैसे नहीं है। लेकिन ये चलान जो है सबको दिए जा रहे हैं और उनके चलान काटे जा रहे हैं। सांकेतिक धरना दिया है। 4 बजे हमने एक मीटिंग रखी है जिसमें सारे व्यापारी भाई आएंगे, और उसमें जो भी निर्णय होगा, अगर वो पूरा दिन बंद करने का होगा तो उसमें जो तय होगा उस तरीके से हम उसमें काम करेंगे। जो इशू है पब्लिक पाथ पे इंक्रोचमेंट का, और साथ ही साथ जो शॉपकीपर्स द्वारा की जाती है, और जो ओवरहैंगिंग का भी इशू है, तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली हमारी स्टेट ब्रांच की टीम है वो फील्ड में जाती है, लोअर बाजार में चलान भी करती है। और इसमें जो एडिशनल कमिश्नर है हमारे, उनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स भी हैं।
उनको भी वो खुद भी फील्ड में जाते हैं और इनको हटाते रहते हैं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के भी कुछ आदेश हैं जिनकी हम अनुपालना कर रहे हैं और अब माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें प्रेसिडेंट जो हैं व्यापार मंडल के और प्रेसिडेंट जो तहबाजारी के हैं उनको भी पार्टी बनाया है और हमने उनको जो समन्स हैं वो भी सर्व मांग रहे हैं कि ये जो स्पेशली लोअर बाजार में जो है ओवर हैंगिंग और अनऑथराइज्ड तहबाजारी को इनको हटाया जा सके। हमारी टीम्स जा भी रही हैं और अभी पिछले 10 दिन के अंदर ही हमने 32 लोगों कांगड़ा जिले के 8 स्वास्थ्य संस्थानों में 15 जून से नशा मुक्ति क्लिनिक सेवाएं शुरू हो जाएंगी। आरंभ में इन अस्पतालों में ये सेवाएं हर हफ्ते 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को दोपहर बाद 2 से 4 बजे तक मिलेंगी। यह जानकारी कांगड़ा के डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल के तहत बनी जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के उपरांत दी। बैठक में जिला नार्कोटिक समन्वय समिति की संयोजक पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री भी उपस्थित रही। डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि पहले चरण में जिले के 8 अस्पतालों में धर्मशाला के साथ ज्वालामुखी, कांगड़ा, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और पालमपुर को शामिल किया गया है और दूसरे चरण में इस सेवा की आगे जिले के अन्य अस्पतालों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से नशा निवारण और पुनर्वास केंद्रों के निरीक्षण के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है। जिले के 8 स्वास्थ्य संस्थानों में 15 जून से नशा मुक्ति क्लिनिक सेवाएं शुरू हो जाएंगी। आरंभ में इन अस्पतालों में ये सेवाएं हर हफ्ते 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को दोपहर बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलेंगे। यह जानकारी कांगड़ा के डीसी ने राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल के तहत बनी जिला स्तरीय समिति की बैठक में दी। एमसी शिमला के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने फर्जी वोट बनाकर जीत को हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर पर कांग्रेस निर्णय नहीं ले पाई है, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी का बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की गारंटियों की पोल खुल जाएगी और चारों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। यह बात बीजेपी नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला में कही। विक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में समन्वय नहीं है और पूरी सरकार एक हफ्ते से दिल्ली में बैठी है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। निश्चित तौर से शिमला के अंदर नगर निगम के ऊपर कांग्रेस को बहुमत मिला है और जो आप बातें कह रहे हैं इसमें कई चीज़ें, कई फैक्टर जो हैं वो काम किए हैं। कांग्रेस द्वारा बोगस वोटों का बनाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ के जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने 200, 300 वोट जो है वो ऐसा बनवाया, यानी एक परिस्थिति ये भी बन गई कि नदौन के विधायक को नदौन में भी वोट डालनी पड़ रही है और उसके बाद एमसी के भी यहाँ वोट डालनी पड़ रही है और इसी तरीके से बाकी भी जितने भी इनके मंत्री हैं, मंत्रियों तक की वोटें इन्होंने यहाँ पे बनाई। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि अब इस लड़ाई के अंदर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके वो सत्ता में आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ ये बोला है कि हम ये करेंगे और अभी भी लोग उनके द्वारा बोली गई बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये विश्वास बड़ी जल्दी टूटेगा और एक परिस्थिति पूरे शिमला के अंदर ये भी बन रही है कि इतने दिन के बावजूद भी इसकी कमान किसके हाथ में होगी वो आज तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और सरकार के अंदर किस प्रकार का समन्वय है मेरे से भली भांति आप लोग जानते हैं। ये परिस्थिति इस प्रकार की है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और निश्चित तौर से आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ व्यवहारिक रूप से आने वाले दिनों में नजर आएंगी। निश्चित तौर से ऐसा कुछ भी नहीं लेना देना। कभी आप जोली मूड के अंदर बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े। और मेरे साथ हिमाचल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज पर। नमस्कार।